और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा में डायनासोर के अंडे भी हैं। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए रवाना हो गए, यानी अब वो गुरुवार को ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्हें शराब नीति मामले में पेशी का नोटिस भेजा गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि केजरीवाल का विपश्यना कार्यक्रम पहले से तय था। अब वो 10 दिन यानी 30 दिसंबर तक विपश्यना में मौजूद रहेंगे। हालांकि वो विपश्यना कहाँ करेंगे ये साफ नहीं है। विपश्यना एक तरह से ध्यान साधना है, इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति की भी परख होती है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के विधायकों ने अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया। दरअसल वो टोकरियों में गोबर लेकर विधानसभा में पहुंचे। इनमें पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और प्रकाश राणा समेत पार्टी के दूसरे विधायक शामिल रहे। बीजेपी ने कहा कि इसके जरिए उसने कांग्रेस सरकार को गोबर खरीदने का वादा याद दिलाया जो कांग्रेस ने चुनाव के दौरान किया था। वैसे मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों ये ऐलान किया था कि राज्य सरकार अगले महीने जनवरी के पहले हफ्ते से 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर की खरीद शुरू करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक बेहद दिलचस्प मामला सामने आया। दावा है कि वहां पाडलिया गांव के लोग बरसों से जिन पत्थरों को कुलदेवता मानकर पूजा कर रहे थे वो असल में डायनासोर के अंडे निकले। दरअसल हाल ही में यहां 3 वैज्ञानिक एक वर्कशॉप में हिस्सा लेने पहुंचे हुए थे। इसी दौरान उन्हें गोल पत्थरनुमा आकृति की पूजा का मामला पता चला। तो जब जांच पड़ताल की गई तो उन्हें चौंकाने वाली ये जानकारी हाथ लगी। विशेषज्ञों ने बताया कि ये गांव वालों के कुलदेवता नहीं बल्कि डायनासोर के अंडे हैं जो करीब 7 करोड़ साल पहले इस इलाके में पाए जाते थे। यही वजह है कि अब तक धार जिले के 120 किलोमीटर के क्षेत्र में 250 से ज्यादा डायनासोर के अंडे पाए गए हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में साइबर ठगी के बीच एक अलग मामला भी देखने को मिला। जिस शख्स से ठगी हुई उसके बैंक खाते में ही गलती से ज्यादा रकम आ गई, लेकिन उसने इसे खर्च भी कर दिया। अब बैंक उससे रिकवरी में जुटा है। उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम में एक साधु चर्चा में आ गए। दरअसल वो कड़ाके की सर्दी के बीच बर्फ के ऊपर साधना करते नजर आए। वहां इन दिनों पारा -6 से 7 डिग्री है, लेकिन इसके बावजूद वो कम कपड़ों में ईश्वर की साधना में लीन दिखे। ये तस्वीर करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री धाम से और 1 किलोमीटर पर कालिंदी पर्वत की है। ये साधु यमुनोत्री धाम के पास हनुमान मंदिर में रहते हैं और रोज इसी तरह बर्फ में ही साधना करते हैं, वो भी तब जबकि ऊपर से भारी बर्फबारी हो रही हो। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर स्मोकिंग के एक ऐसे खतरे से जुड़ी है जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। सिगरेट के दिल और लंग्स पर पड़ने वाले बुरे असर से हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि स्मोकिंग दिमाग को भी डैमेज करता है। एक नई स्टडी में यह दावा किया गया है कि सिगरेट की लत वक्त से पहले दिमाग को बूढ़ा कर सकती है, यानी कि दिमाग की क्षमता कमजोर हो सकती है। हो सकता है कि सिगरेट पीने वाला कम उम्र में ही डिमेंशिया का शिकार हो जाए। सिगरेट पर यह नई स्टडी एक बड़े खतरे की ओर इशारा करती है, लिहाजा इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। ये धुआं जानलेवा है, सभी जानते हैं, फिर भी सिगरेट पीने वाले कहाँ मानते हैं। सिगरेट का हर कश दिल और लंग्स पर भारी है, पर इस खतरे से वाकिफ होने के बावजूद आदत जाती नहीं। स्मोकिंग के मामले में मेडिकल साइंस की चेतावनी ज्यादातर लोग दरकिनार करते हैं, लेकिन अब ज्यादा सावधान होने की जरूरत है क्योंकि एक नई स्टडी के मुताबिक सिगरेट सिर्फ दिल या फेफड़े को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इसकी वजह से दिमाग का वॉल्यूम भी कम हो सकता है। यानी सिगरेट पीने से आपका दिमाग सिकुड़ सकता है। ये पहली बार है जब स्मोकिंग से दिमाग के डैमेज होने का दावा किया गया है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जर्नल बायोलॉजिक साइकेट्री ग्लोबल ओपन साइंस में आई स्टडी क्या कहती है। इसके मुताबिक स्मोकिंग की वजह से आपके दिमाग का वॉल्यूम कम हो सकता है, यानी सिकुड़ सकता है। बढ़ती उम्र के साथ दिमाग का वॉल्यूम कम होना सामान्य बात है, लेकिन सिगरेट पीने की वजह से दिमाग का साइज तेजी से छोटा होने लगता है। यानी स्मोकिंग प्रभावी रूप से दिमाग को समय से पहले बूढ़ा कर सकता है। चिंता की बात यह भी है कि दिमाग का सिकुड़ना स्थायी होता है, यानी स्मोकिंग छोड़ने के बावजूद दिमाग अपने मूल आकार में वापस नहीं आएगा।
यानी नुकसान को बढ़ने से तो रोका जा सकता है, लेकिन स्मोकिंग की वजह से जो डैमेज हो चुका है उसे ठीक नहीं किया जा सकता। दिमाग सिकुड़ने यानी सेरेब्रल एट्रोफी की वजह से कई तरह की परेशानी हो सकती है। मांसपेशियों को नुकसान, कोऑर्डिनेशन की कमी, भटकाव के अलावा डिमेंशिया यानी याददाश्त से जुड़ी समस्या हो सकती है। इस स्टडी के लिए ब्रिटेन के बायो बैंक से करीब 32,000 लोगों के डाटा का विश्लेषण किया गया। उनकी स्मोकिंग हिस्ट्री और दिमाग के वॉल्यूम को देखा गया। स्टडी के बाद दावा है कि एक आदमी जितने सिगरेट पीता है उसके दिमाग का वॉल्यूम उसी हिसाब से कम होता जाता है। इस वजह से डिमेंशिया का खतरा उतना अधिक बढ़ता जाता है। यानी सिर्फ बढ़ती उम्र ही नहीं बल्कि सिगरेट की वजह से भी डिमेंशिया होने की आशंका बढ़ जाती है। इस तरह स्मोकिंग न तो दिल के लिए अच्छा है और न दिमाग के लिए। इसकी वजह से कैंसर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का तो खतरा है ही, दिमाग के डैमेज होने की भी आशंका है। इसलिए बेहद जरूरी है कि सिगरेट की आदत आज से ही छोड़ी जाए। तनाव से राहत पाने या मूड ठीक करने के नाम पर सिगरेट को हाथ न लगाएं। जानकार मानते हैं कि मजबूत इच्छा शक्ति से सिगरेट छोड़ी जा सकती है। खुद को व्यस्त रखें और एक्सरसाइज करें, लेकिन हर हाल में इस लत को छोड़ें। दिल के साथ साथ दिमाग को भी नुकसान पहुंचाने वाले सिगरेट को लेकर सावधानी वाला हॉर्न जरूर बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्मोकिंग के खतरे और इसके दिमाग पर पड़ने वाले असर को लेकर हमने डॉक्टर ज्योति गर्ग से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। स्मोकिंग जो है वो लंग के साथ में हार्ट, ब्रेन सभी अंगों को अफेक्ट करता है। ब्रेन के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो ब्रेन में जो इसमें से जो अनसेफ सब्सटेंसेस निकलते हैं वो उस ब्रेन के वॉल्यूम को मतलब ब्रेन वॉल्यूम कम हो जाता है, उसको हम ब्रेन की सिकुड़न आम भाषा में बोल सकते हैं। और उसकी वजह से बाद में डिमेंशिया जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। स्मोकिंग जो लोग करते हैं उसकी वजह से हो सकता है, तो ब्रेन भी अफेक्टेड होता है। उसके अलावा भी स्मोकिंग करने से जो वो हार्ट को अफेक्ट करता है और जो ब्रेन के जो वेसल्स जाती हैं वहाँ पे खून का दौरा भी कम होता है। स्मोकिंग इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि स्ट्रोक भी कॉज कराता है, तो इसलिए वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर स्ट्रोक, पैरालिसिस के जो अटैक होते हैं उसके लिए भी एक ये बड़ा रिस्क फैक्टर है। एडिक्शन तो कोई भी खराब है, तो अगर हम उनको काउंसिल करें अच्छे से और उसके नुकसान हम अगर उनको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, अगर उनको हर नुकसान बताते हैं तो फिर वो शायद उनको छोड़ने में आसानी होगी और उनको फिर अपने विल पर, अपने आप के ऊपर विश्वास करके छोड़ना होगा कि हाँ ये बीमारियां मुझे भी लग सकती हैं। तो इसलिए आम जनता को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि जो स्मोकिंग, बेसिकली स्मोकिंग में तम्बाकू यूज़ होता है, टोबैको, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो अगर हम आम जनता को हम बताते हैं, उन्हें पता होते हैं, तो फिर वो जो नहीं पीते हैं वो उसकी लत में जाएंगे नहीं और जो जिनको लग चुकी है लत वो छोड़ पाएंगे। लालू तेजस्वी को ईडी का समन आया है। आइए सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पेपर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। तमिलनाडु में भारी बारिश से बिगड़े हालात के बाद वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया। उसके जवानों ने हेलीकॉप्टर से मदुरै समेत कई इलाकों में राहत सामग्री गिराई। इसमें खाने पीने की चीजें शामिल रहीं। बारिश के बाद आई बाढ़ से ये लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में इनके घरों के ऊपर ये चीजें गिराई गई ताकि बच्चों, बुजुर्गों और दूसरे लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली और फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल महुआ ने अदालत में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर उनके खिलाफ बयान दिए जाने पर रोक लगाने का आदेश दिया जाए। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी को डोनेशन से अब तक करीब 3 करोड़ रुपए मिले। इसमें 1 लाख से ऊपर की रकम 32 लोगों ने दी है। पार्टी के मुताबिक अब प्रदेश में कुछ ऑब्जर्वर भेजे जा रहे हैं जो डोनेशन के लिए प्रेरित करेंगे। इस बीच कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने अपना नाम बताए बिना गुप्तदान भी किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की कोशिश है कि इस अभियान के जरिए पैसा इकट्ठा करने के अलावा लोगों को भी पार्टी से ज्यादा जोड़ा जाए। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए नंद कुमार साय ने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब वो फिर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी साल मई महीने में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी, लेकिन अब उन्होंने पत्र लिखकर ये बताया कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो अब कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। लोकसभा में 3 अहम बिल पास कर दिए गए। इनमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट शामिल रहे। इससे पहले इन बिलों पर चर्चा करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म किया गया है। साथ ही नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग जैसे अपराध में अब फांसी की सजा दी जाएगी। अब इन बिलों को राज्यसभा में रखा जाएगा।
जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी नेता लालू यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को समन भेजा गया। प्रवर्तन निदेशालय ने तेजस्वी को शुक्रवार को तलब किया तो लालू यादव से 27 दिसंबर को सवाल जवाब होंगे। नए कोरोना वेरिएंट के खतरे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक अहम बैठक की। इसमें कई राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऑनलाइन मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं बैठक में सभी राज्यों को निर्देश दिए गए कि हर 3 महीने में एक बार सभी अस्पताल मॉक ड्रिल करें। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल के मुताबिक देश में कोविड-19 के सब वेरिएंट JN.1 के अब तक 21 मामले सामने आए हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कल तक विपक्षी सस्पेंशन को लेकर सरकार पर हमलावर थे। अब धनखड़ की नकल उतारने को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने हल्ला बोला है। बात सभापति के अपमान से आगे बढ़कर जाति और समुदाय के अपमान तक चली गई है। अब इस मामले में संसद से सड़क तक घमासान तैयारी है। कहना एक बात है, देखना दूसरी बात है। सुनना और उससे आहत होना तीसरी बात है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर। हालांकि कहने, सुनने और देखने की भी हद होती होगी, पर सियासत की नहीं होती। विपक्ष ने सोचा नहीं होगा कि संसद परिसर में कल्याण बनर्जी की ये कलाकारी यूं रंग लाएगी। बात देखते ही देखते मान सम्मान और अपमान तक जाएगी। पहले तो 20 वर्ष तक प्रधानमंत्री जी को अपमानित किया, राष्ट्रपति को अपमानित किया सर, और अभी आप जो किसान पुत्र है तो इस उपराष्ट्रपति को, इस उपराष्ट्रपति पद को, संविधान पद को अपमानित कर रहे सर। जाट समाज का अपमान कर रहे थे, किसान का अपमान कर रहे थे, ओबीसी का अपमान कर रहे थे, उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे थे। कल तक विपक्ष के सांसदों का सस्पेंशन मुद्दा था। अब बहस जाति के अपमान पर चली गई है और निशाने पर है विपक्ष। वजह बने हैं टीएमसी के कल्याण बनर्जी, जो कि सस्पेंशन का विरोध करते हुए राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री कर रहे थे, और राहुल गांधी जो वीडियो बना रहे थे। उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हमारे धनखड़ जी, वो किसान पुत्र हैं, वो पिछड़ों के नेता हैं, वो पिछड़ों के प्रतिनिधि के रूप में हैं, वो जाट पुत्र हैं। अब राहुल गांधी को ऐसे समय पर ओबीसी की याद नहीं आती, वैसे ओबीसी का राग लाते हैं, ओबीसी पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा। वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। मिमिक्री किए जाने पर राज्यसभा के सभापति आहत हैं। प्रधानमंत्री ने भी चिंता जताई है। बवाल जब बढ़ गया तो जवाब में कांग्रेस भी सदन में प्रधानमंत्री मोदी का मिमिक्री करते हुए वीडियो खोज लाई। दलील दी गई कि मिमिक्री तो एक आर्ट है, इसका जात पात से क्या लेना देना। नो, इससे one type of art. Mimicry has been done by also. आप संसद में नेताओं को भेजते हो कि वो वाद विवाद करें, लेकिन संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया। कल्याण बनर्जी की मिमिक्री कला है या सियासी कलंक, ये बहस होती रहेगी। हाँ, लेकिन जाति के अपमान के दाव से अभी तक हमलावर विपक्ष बैकफुट पर आ गया। फिर जाति का जाति से ही जवाब देने का आइडिया आया। बीजेपी ओबीसी का मुद्दा उठा रही है तो कांग्रेस ने दलित का मुद्दा उठाया।
कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। तो सूरत हाल ये है कि विपक्ष जहां सस्पेंशन पर सवाल उठा रहा है, अब बीजेपी ओबीसी के अपमान को मुद्दा बनाएगी। बीजेपी की महिला मोर्चा ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोला। उधर जाट समुदाय भी सड़क पर उतर आया। संकेत साफ है कि इस चुनाव काल में जाति और समुदाय का मुद्दा बड़ा होने वाला है। रही बात संसद की, तो मौजूदा सत्र में शांति की उम्मीद नहीं। कल तक विपक्ष 141 पर नॉट आउट था। 2 और सस्पेंशन के बाद आज आंकड़ा 143 पर पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त में आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 931 अंक लुढ़का, ये 70,506 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 303 अंक फिसला, ये 21,150 पर बंद हुआ। हालांकि दिन में कारोबार के दौरान इसने 21,593 के अपने रिकॉर्ड हाई को छुआ। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव बढ़े। सोना 300 रुपए महंगा हुआ। अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 63,100 रुपए पर पहुंची। वहीं चांदी की कीमत भी 800 रुपए बढ़ी। अब 1 किलो चांदी 78,500 रुपए में मिलेगी। अयोध्या के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की पहली फ्लाइट 30 दिसंबर को दिल्ली से उड़ान भरेगी। कंपनी ने बताया कि ये दिल्ली से सुबह 11 बजे चलेगी और 12:20 पर अयोध्या के लिए श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगी। वहीं वापसी के लिए 12:50 पर अयोध्या से चलेगी, जो दोपहर 2:10 पर दिल्ली पहुंचेगी। हालांकि ये आम लोगों के लिए 16 जनवरी से खुलेगी, यानी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले आप एयर इंडिया एक्सप्रेस से भी वहां जा सकेंगे। लोकसभा में टेली कम्युनिकेशन बिल पास हो गया। इस बिल में टेलीकॉम कंपनियों को सिम कार्ड जारी करने से पहले ग्राहकों की बायोमेट्रिक पहचान करने का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही सरकार के पास राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी टेलीकॉम सेवा या नेटवर्क के टेक ओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने का अधिकार होगा। चर्चा है कि कार कंपनी टाटा मोटर्स अगले महीने जनवरी में पंच ईवी लॉन्च कर सकती है। हालांकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा है। खबरों के मुताबिक अगर टाटा की ये नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च होती है तो ये देश की सबसे सस्ती फुली इलेक्ट्रिक एसयूवी हो सकती है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। इस बार आईपीएल की नीलामी में कुछ नए चमकते चेहरे शामिल हुए हैं। उनमें से एक है यूपी के मेरठ के रहने वाले समीर रिजवी, जो पूरे 8 करोड़ 40 लाख में बिके हैं। इन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। समीर के परिवार को यकीन नहीं हो रहा है कि वो आईपीएल के महंगे खिलाड़ियों में शामिल हो गए। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये कहावत क्रिकेट जगत के उभरते सितारे समीर रिजवी पर सटीक नहीं बैठी। मेरठ के समीर का पढ़ाई लिखाई में कभी दिल नहीं लगा। दिल लगा तो गेंद और बल्ले से, जिसने आज उसे एक नई पहचान दे दी है। समीर आईपीएल की नीलामी में लाखों में नहीं करोड़ों में बिके हैं। 20 साल के इस क्रिकेटर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा है और इसके साथ ही वो आईपीएल के महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं। काफी अच्छा लग रहा है। ये इतना मतलब बहुत सालों की मेहनत है, आज रंग लाई है और मतलब इतना तो एक्सपेक्ट नहीं है क्या था कि इतनी बिट जाएगी, लेकिन जो ऊपर वाला दे दे बस वही है। काफी खुशी हो रही है, फैमिली काफी खुश है। विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले समीर को दाएं हाथ का सुरेश रैना कहा जाता है और उन्होंने घरेलू टूर्नामेंट में खूब रन बनाए हैं। समीर रिजवी ने यूपी T20 लीग में कानपुर सुपरस्टार के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाए थे और समीर अंडर 19 में इंडिया बी के लिए भी खेल चुके हैं। परिवार के लोग बताते हैं कि समीर अब तक अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 19 के कैप्टन भी रह चुके हैं। समीर बैटिंग बहुत अच्छी करता है और छक्कों का बहुत ही अलग लेवल का टैलेंट है समीर। और क्रिकेट के खिलाड़ियों से समीर के अंदर क्या अलग है? उसके अंदर बहुत अलग है। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करता है। अगर जब वो बैटिंग करता है तो वो
अलग ही बैटिंग, मतलब कोई भी देखता है तो लगता है कि यार रुक जाता है आदमी जाता हुआ कि यार ये कौन बंदा बैटिंग कर रहा है, इस टाइप की बैटिंग करता है। समीर के घर वाले बताते हैं कि समीर को पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कहा जाता था, लेकिन उसने हमेशा अपने दिल की सुनी और इसमें उनका साथ दिया उनके मामा तनकीब अख्तर ने, जिन्होंने उसे क्रिकेट की कोचिंग भी दी। बाद में पिता ने भी बेटे की जिद के आगे हार मान ली और उसका साथ दिया। आज जब समीर इतने महंगे बिके हैं तो घर वालों को यकीन नहीं हो रहा, सब सपने जैसा लग रहा है। यकीन तो बहुत था उसके ऊपर, और आज स्टार उसने पहला कदम उठाया, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी तो हार्ट बीट सब तक बहुत तेज हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि वो उसका नंबर आ गया, और खासकर मेरी फेवरेट टीम में CSK में मेरा फेवरेट प्लेयर धोनी, बस बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे से ज्यादा खुशी किसको होगी, मुझे बहुत तो आपको यकीन था? यकीन था, लेकिन इतना नहीं था कि इतने पैसों बिके। समीर 4 बहन भाई में सबसे छोटे हैं। क्रिकेट के प्रति अपने जुनून से समीर अब प्रगति मार्ग पर निकल पड़े हैं। अब सपना भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से खेलने का है। मेरा कोई ये ड्रीम तो था नहीं कि मैं सिर्फ IPL खेलूंगा। मेरा हमेशा से ड्रीम इंडिया खेलना रहा है। अब वो IPL से मिले या रणजी ट्रॉफी से खेले, परफॉर्म करने से मिलेगा। तो मेरा सपना यही है कि मैं इंडिया खेलूं। तो एक तरीके से मेरा सपने का एक पड़ाव पार हुआ है, मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। अनकैप्ड खिलाड़ियों में समीर रिजवी की तरह ही शुभम दुबे भी चर्चा में हैं, जो 5 करोड़ 80 लाख रुपए में राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बने हैं। इसके अलावा शाहरुख खान को 7 करोड़ 40 लाख रुपए में गुजरात टाइटंस ने खरीदा है और विकेट कीपर कुमार कुशाग्र को दिल्ली कैपिटल्स ने 7 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। यानी चाहत रंग लाती है, बस कोशिश ईमानदार होनी चाहिए। उस्मान चौधरी, मेरठ, गुड न्यूज टुडे। गुरुवार को रिलीज होगी फिल्म डंकी। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी और खबरों को जानने के लिए आइए चलें फिल्मी मोड़ पर। रिलीज से महज एक दिन पहले शाहरुख खान की फिल्म डंकी का नया पोस्टर जारी हुआ। इसमें वो तापसी पन्नू के साथ नजर आ रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को भी फिल्म का पोस्टर जारी हुआ था, जिसे शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। फिल्म 21 दिसंबर यानी कल सिनेमाघरों में आ रही है। ऐसे में शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो फैंस से टिकट बुक करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में उन्होंने फिल्म के कुछ मजेदार सीन्स भी डाले हैं। अभिनेता रामचरण मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के साथ देवी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनकी 6 महीने की बेटी अपनी मां की गोद में नजर आई। शादी के 11 साल बाद इसी साल 20 जून को उनकी पत्नी उपासना ने बेटी को जन्म दिया था। बांग्ला अभिनेत्री अपर्णा सेन पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म परमा अ जर्नी विद अपर्णा सेन अंतर्राष्ट्रीय रॉटरडम फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। इसका निर्देशन सुमन घोष ने किया है। IFFR यानी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडम हर साल जनवरी के आखिर में नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित होता है। फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी ने बॉलीवुड में अपने 20 साल पूरे किए। उनके इस शानदार यात्रा पर उनके साथ काम करने वाले कलाकारों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आमिर खान, रणवीर कपूर, विकी कौशल, विद्या बालन, शर्मन जोशी, आर माधवन और खुद शाहरुख खान उन्हें बधाई दे रहे हैं। शाहरुख खान ने हाल ही में रिलीज होने वाली उनकी फिल्म डंकी में काम किया है। लोकसभा चुनाव करीब आते ही एक बार फिर अभिनेत्री कंगना रनौत के चुनाव लड़ने की खबरें जोर पकड़ने लगी हैं। हालांकि इस बार खुद उनके पिता अमरदीप रनौत ने कंगना के चुनाव लड़ने की बात कही है। कंगना के पिता ने कहा कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन कहां से चुनाव लड़ेंगी ये पार्टी तय करेगी। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी भारत के बेस्ट सिटी की। मर्सर के क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग सर्वे 2023 के बाद दुनिया भर के बेस्ट शहरों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें भारतीय शहरों को भी जगह मिली है। इस लिस्ट में निजामों के शहर के नाम से मशहूर हैदराबाद को भारत का बेस्ट सिटी चुना गया है। ये लगातार 6ठी बार है जबकि हैदराबाद को रहने के लिहाज से देश के सबसे अच्छे शहर का दर्जा हासिल हुआ है। रहने खाने का खर्च, सामाजिक आर्थिक स्थिति, हेल्थ केयर, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा जैसे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मर्सर ने ये ग्लोबल लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में हैदराबाद को 153वीं रैंकिंग मिली है। इसमें इससे पहले 2015 और 2019 के बीच लगातार 5 बार हैदराबाद को देश का बेस्ट सिटी चुना गया है। मर्सर की ग्लोबल लिस्ट में हैदराबाद के अलावा पुणे को 154वां, बेंगलुरु को 156वां स्थान मिला है। इसके अलावा लिस्ट में चेन्नई को 161, मुंबई को 164वां, कोलकाता को 170 और देश की राजधानी दिल्ली को 172 नंबर पर रखा गया है।
दुनिया भर के शहरों की बात अगर करें तो लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना को पहला स्थान मिला है। दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख और तीसरे नंबर पर कनाडा का वैंकूवर शहर है। साल 2022 में जारी हुई लिस्ट में मुंबई को रहने के लिहाज से देश का सबसे महंगा शहर चुना गया था। भारतीय शहरों की रैंकिंग को लेकर हमने अलग अलग शहरों के लोगों से बात की और उनकी राय जानी। 3 महीने से यहाँ पे हूँ एंड तब से मुझे तो काफी सेफ लग रहा है। तो मैं अकेली रह रही हूँ, एक लड़की यहाँ पे इसी एरिया में। तो यहाँ पे जैसे मैं रात में घूमती हूँ या फिर दिन में जैसे काम के लिए आई नीड टू लाइक ट्रैवल, उसके लिए तो मुझे काफी सेफ फील हो रहा है। सो आई थिंक या इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस आई कैन से। आप हैदराबाद को अगर 15-20 साल के बाद आज एक नए चश्मे से देखें तो डेफिनेटली इट हैज बिकम वन ऑफ द बेस्ट सिटीज टू लिव फॉर एवरीबडी, फॉर ऑल कास्ट कम्युनिटीज। वी आर वेरी प्राउड टू बी हैदराबादी एंड आई वुड से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में सबसे बेस्ट सिटी हैदराबादी है आज और रहेगा। हैदराबाद तो अच्छा है, मैं 15-20 साल से इधर ही रह रहा हूँ। हैदराबाद रहने के लिए सब अच्छा बेहतरीन सिटी है हैदराबाद। पुणे में लिविंग बोलेगे तो आपको इट्स जस्ट लाइक मुंबई, क्योंकि जैसे बोलते हैं मुंबई में किसी को खाने के लिए कभी कमी नहीं होता, सेम पुणे में आप कहीं भी जा सकते हो, आपको कहीं भी खाना मिल जाएगा। स्टे भी वैसे देखा जाए तो एज कम्पेयर टू मुंबई पुणे में ज़्यादा अफोर्डेबल है। पुणे बेस्ट सिटी है टू लिव एज पर सिक्योरिटी ऑल्सो एंड एज पर द अमाउंट ऑफ रेंटेज एंड एजुकेशन। एक बिगिनर हो और अगर आपको कोई अच्छा एजुकेशन भी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी भी चाहिए, तो पुणे इज द बेस्ट सिटी यू कैन सी, यू कैन चूज। अच्छा लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, अफोर्डेबल है स्पेशली स्टूडेंट्स, बिकॉज बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मुंबई या अदर स्टेट से आ रहे हैं, स्पेशली इन पुणे, क्योंकि एजुकेशन वाइज भी बहुत अच्छा कंपेरेटिवली बाकी स्टेट से मुझे ऐसा लगता है। या हाँ ऑब्वियसली सेफ्टी तो है ही बट अफोर्डेबल भी है, चीप है स्टूडेंट्स के लिए। गुरु तो रहता ही है पुणे करो को, आपको पता ही होगा। तो हाँ आई एम वेरी हैप्पी कि पुणे है, अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल का तो पता नहीं, थोड़ी महंगी सिटी मुझे लगती है बट या इट्स गुड टू लिव, अच्छे लोग हैं और मुंबई से तो वेदर बढ़िया है वगैरह। क्लाइमेट आपको भी गुरूर है ऑब्वियसली, मतलब मराठी है हम लोग यहीं पे रुके और इतना हिस्ट्री हम लोगों का तो है ही गुरूर। पुणे बाकी के शहरों से ज्यादा सुरक्षित है ऐसा लगता है। और एजुकेशन वाइज भी अच्छा है, क्वालिटी एजुकेशन अच्छा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं तो बेसिकली यही दिल्ली एनसीआर का हूँ, तो मुझे तो बेस्ट यही लगता है क्योंकि यहाँ का फूड इन्वायरमेंट मेरे लिए ठीक है। थोड़ा पोल्यूशन है मैम जो अभी आता है बीच बीच में, लेकिन इसको कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट तो काफी अच्छा रहेगा। यानी आपके हिसाब से दिल्ली बेस्ट है। बस कोई ना कोई इशू सब जगह रहती है, वैसे ही थोड़ा सा पोल्यूशन का इशू है, वो गवर्नमेंट कर रही है, वो आगे जाके अच्छा हो जाएंगे। बट वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन इंडिया दिल्ली अच्छा है जी रहने के हिसाब से, और एनवायरनमेंट भी ठीक हो रहा है धीरे धीरे, और सब मैनेजमेंट भी धीरे धीरे हो रहा है, बाकी और भी सुधार आएगा रहने के हिसाब से, तो अच्छा है जी। गूगल मैप पर कुछ और नए फीचर लॉन्च हुए हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही कुछ और खबरों को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गाली। गुजरात सरकार ने साइबर क्राइम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल प्रदेश के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने लोगों को सलाह दी कि अगर कोई अश्लील कॉल आए और फिर उन्हें कोई इस तरह धमकाए तो लोग न डरें, बल्कि इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में करें, और अगर पुलिस से मदद न मिले तो लोग खुद उनसे यानी गृह राज्य मंत्री से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने ये बात अहमदाबाद में एक कॉलेज के कार्यक्रम में कही। गूगल मैप को लेकर कुछ और नए फीचर लॉन्च किए गए। अब कहीं भी जाने के दौरान आपको रास्ते में आसपास के रेस्टोरेंट और दूसरी खाने पीने की दुकानों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। गूगल मैप्स की वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर मीरियम डैनियल ने यह ऐलान किया। उनके मुताबिक भारत में एक दिन में इस ऐप का करीब 5 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। साथ ही उन्होंने भारतीयों की भी तारीफ की जो लगातार दुकान खुलने समेत कई जानकारियां अपडेट करते रहते हैं। अब आप व्हाट्सएप स्टेटस को सीधे इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकेंगे। कंपनी ने एक नया फीचर लॉन्च किया। दरअसल अब तक यूजर्स अपना व्हाट्सएप स्टेटस एक क्लिक में फेसबुक पर शेयर कर सकते थे, लेकिन अब इस फीचर में इंस्टा को भी शामिल कर लिया गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा है बड़ा झटका। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
अमेरिका की ओर से भारतीय कर्मचारी पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी देश ऐसी कोई जानकारी देता है तो उस पर गौर करेंगे। ब्रिटेन के एक अखबार को दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ किया कि उन्हें नहीं लगता है कि कुछ घटनाओं को दोनों देशों के राजनयिक संबंधों से जोड़ना ठीक होगा। हाल ही में अमेरिका ने आरोप लगाया था कि एक भारतीय सरकारी कर्मचारी ने न्यूयॉर्क के नागरिक की हत्या की साजिश रची थी। माना जाता है कि ये अमेरिकी नागरिक पन्नू हो सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सेना को निशाने पर लिया और उन्होंने वहां के खराब आर्थिक हालात के लिए इशारों में सेना को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि इन दुखों के पीछे न तो भारत है और न ही अमेरिका, बल्कि हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इतना ही नहीं, उन्होंने साल 2018 में पाकिस्तान की इमरान सरकार के चुनाव को धांधली भी बताया और इसके पीछे सेना को कटघरे में खड़ा किया। वहीं नवाज ने सैन्य तानाशाहों का पक्ष लेने के लिए जजों की भी आलोचना की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा। दरअसल उन्हें एक अदालत ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होंगे, जिसको लेकर ट्रंप ने भी तैयारी शुरू कर दी है। वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अब अदालत के फैसले के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है। कोलोराडो की अदालत ने कैपिटल हिल हिंसा में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की भूमिका को देखते हुए ये कड़ा फैसला सुनाया। हालांकि अब ट्रंप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यूक्रेन की सेना ने करीब 5 लाख और नागरिकों को सशस्त्र बल में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। ये बात खुद वहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कही। हालांकि उनके मुताबिक ये काफी संवेदनशील मुद्दा है, जिसको लेकर पहले सेना और सरकार के बीच चर्चा होगी। सभी पहलुओं पर बात की जाएगी, तभी इस प्रस्ताव को संसद में लाया जाएगा। अमेरिका के वाटरविले इलाके में भारी बारिश हुई, जिससे कैनेक नदी का जलस्तर बढ़ गया। ऐसे में वहां कुछ गाड़ियां नदी के पानी में तैरती भी नजर आई। माना जा रहा है कि ये गाड़ियां दूसरे इलाकों से बहकर आई थीं और अब नदी किनारे इनका ढेर लग रहा है। ब्राजील में भी क्रिसमस को लेकर रौनक दिखने लगी है। वहां के रियो डी जेनेरियो में कई लोगों ने सेंटा जैसी ड्रेस पहनकर साइकिल रैली निकाली। इसमें बच्चे भी शामिल हुए। महिला पहलवानों के आरोपों को लेकर ब्रिजभूषण शरण सिंह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। वैसे अब इस केस में दूसरी जज सुनवाई करेंगी, क्योंकि अभी तक इस मामले की सुनवाई कर रहे जज का ट्रांसफर दूसरी कोर्ट में हो गया है। यानी अब नई जज 4 और 6 जनवरी को इस मामले को सुनेंगी। इस साल के खेल पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया। खेल रत्न अवार्ड बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को मिलेगा। वहीं अर्जुन अवार्ड के लिए मोहम्मद शमी को भी शामिल किया गया। शमी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिलेंगे। ये सभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अगले महीने 9 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ की ओर से युवाओं के लिए खास पहल की गई। वहां श्रीनगर सेक्टर फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, ताकि यहां की युवा प्रतिभाओं को मंच मिल सके। टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुरुवार को तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा। ये मैच बोलैंड पार्क में शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। दोनों ही टीमें अब तक इस सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं। पंजाब किंग्स ने नीलामी में खरीदे गए क्रिकेटर शशांक सिंह को लेकर सफाई दी। उसके मुताबिक टीम मैनेजमेंट शशांक सिंह को नीलामी में खरीदना चाहती थी, लेकिन भ्रम की स्थिति एक ही नाम के 2 खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने के कारण थी। पंजाब किंग्स के मुताबिक वो उन्हें अपने साथ जोड़कर खुश है। इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये कहा जा रहा था कि पंजाब किंग्स 19 साल के शशांक को खरीदना चाह रही थी, लेकिन गलती से 32 साल के शशांक सिंह पर बोली लगा दी। महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत का टेनिस खेलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दावा है कि ये वीडियो दुबई में आईपीएल की नीलामी खत्म होने के बाद का है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरेल मिचेल ने आईपीएल नीलामी को लेकर खुशी जताई। साथ ही कहा कि उन्हें यह खुशखबरी उनकी बेटी के जन्मदिन पर मिली। उस समय वो बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे। मिचेल के मुताबिक इस नीलामी को लेकर उनकी पत्नी भी थोड़ी नर्वस थी। डेरेल मिचेल को दुबई में हुई नीलामी के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए अब देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।